वेलकम बैक। खबर दे रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी बेंच में शामिल थे। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। हुसैन अहमद चौधरी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हुसैन, बताइएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अहम पेशरफ्त हुई है। बानी पीटीआई की 9 केसेस में जो कि 8 केसेस थे, तमाम 8 केसों में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी जो है वो बेंच में शामिल थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी को तफसील के साथ सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुना और ट्रायल पर भी अदालत ने बात की। अदालत ने कहा है कि ट्रायल के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे, क्योंकि इस पर ट्रायल पर असर अंदाज जो है वो इसका असर पड़ता है। तमाम दलाइल सुनने के बाद उसके बाद अदालत ने मौका दिया बैरिस्टर सलमान सफदर को, जो कि वकील थे बानी पीटीआई के। उनकी जानिब से बताया गया कि 8 केसेस में से 5 में बानी पीटीआई जो है वो नामजद ही नहीं थे, जबकि चालान भी पेश नहीं किया गया। जिसके बाद सलमान सफदर के दलाइल के साथ ही चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की 9 मई 8 केसेस में जमानतें मंजूर कर दी गई हैं और 9 मई के 8 केसेस में बानी पीटीआई को रिहा करने के अहकामात जारी किए गए हैं। ताहम अगर देखा जाए तो वो दीगर केसेस की वजह से कि उनको सजा भी हुई है, 180 मिलियन केस है, तो इस तरह वो जमानत के बाद 9 मई केस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें बानी पीटीआई के 8 केसों में जमानतें मंजूर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी की ये 3 रुकनी बेंच था, जिन्होंने जो है वो इस हफ्ते केस की समाअत की। गुज़श्ता रोज इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी, क्योंकि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनकी अदम दस्तयाबी के बायस कोई पेशरफ्त ना होती। ताहम आज दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली गई है। 9 मई का ये केस है और बानी पीटीआई को अहम रिलीफ मिला है, चूंकि 2 साल से जो है केसेस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे चल रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि जो ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत लाहौर है, वहाँ से उनकी जमानतें खारिज हुई। इसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट गया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी जमानतें खारिज करने का फैसला बरकरार रखा और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो इन दिनों जो है वो मौसम गर्मा की तातीलात भी चल रही थी, लेकिन जमानत के केसेस जो है वो सुने जा रहे थे। इस दौरान जो बानी पीटीआई की जमानत की 8 दरखास्तें थी वो यहाँ पर आई और चीफ जस्टिस की सरबराही में यहाँ पर बेंच बना। आज एक बेंच में तब्दीली भी की गई। जस्टिस हसन औरंगजेब जो है वो बेंच से उनको आज निकाला गया, क्योंकि जो हसन अजहर रिजवी है उनको बेंच में शामिल किया गया। हाँ जी, आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी भी बेंच में शामिल थे। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी भी इस बेंच में शामिल हैं। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मजीद उनसे जानते हैं। हुसैन, इस केस में अब तक जो समाअत हुई इस बारे में जरा बताइएगा। हुसैन, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, बानी पीटीआई की जो है वो 8 जमानत की दरखास्तों पर आज वकील सलमान हुसैन, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्तें जमानत मंजूर कर ली है। इस डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेट करें, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये अहकामात जारी किए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी बेंच में शामिल हैं। 3 रुकनी ये बेंच है और अब ये अपडेट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्तें जमानत मंजूर कर ली है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में जो ये केस सुनने वाला बेंच था, इसमें एक तब्दीली भी की गई थी। जमानत की अपीलें सुनने वाले इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इससे पहले शामिल थे, लेकिन उनकी जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये अहकामात जारी किए हैं
हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, बताइए इस केस के हवाले से जो समातें हुई हैं उनके बारे में जरा बताइएगा। जी देखिए, बानी पीटीआई की 8 जमानत की दरखास्तों पर जो कि 9 मई से मुतालिक थी, उन केसेस की समाअत थी। आज बानी पीटीआई की 8 जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई है। जो प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी, वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उसके बाद बानी पीटीआई के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने मुख्तसर दलाइल दिए। इस दौरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवालात भी किए। उनका कहना था कि जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मेरिट्स जो है वो नहीं देखेंगे। जुल्फकार नकवी ने कहा कि एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के 2 साल बाद उनकी जमानत हुई थी और बानी पीटीआई की मुकदमात में गिरफ्तारी को 1 साल हुआ है, जमानत नहीं बनती। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि एजाज चौधरी के खिलाफ शवाहिद जो है वो नाकाफी थे, उनका नाम भी FIR में शामिल नहीं था। साथ साथ उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई 3 मुकदमात में जो है वो नामजद हैं और उन्हीं के कहने पर अस्करी जो तनसीबात हैं उन पर हमले किए गए थे। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी के जब दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। उनका कहना था कि बानी पीटीआई ने 8 केसेस में जमानत के लिए रजू किया है और 5 मुकदमात में बानी पीटीआई नामजद ही नहीं है और केस का चालान ही पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की हद तक दलाइल ना दें, इस पर हम कायल हो चुके हैं और शरीक मुलजमान के साथ जमानत के तसलसल पर जो है वो दलाइल दें। तमाम अदालत ने इस मौका पर एक इंडिया भी दिया कि जो ट्रायल है, नीचे जो ट्रायल चल रहा है ATC अदालतों में, उसको उन्होंने कहा कि 4 माह में मुकम्मल करने के अहकामात हम देंगे। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मेरिट्स पर नहीं जाएंगे। यही हमने देखा बार बार कि जो सलमान सफदर हैं उनको अदालत ने कम सुना, क्योंकि अदालत इस हवाले से पहले ही कायल हो चुकी थी कि जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी और कुछ चीज़ों को जो है वो हाई कोर्ट ने टच किया था, उस पर जो है वो अदालत की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर से जो है वो सवालात रखे गए, जिसके बाद अदालत ने बैरिस्टर सलमान सफदर को मुख्तसर सुना और उसके बाद जमानतें मंजूर की हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस वक्त जमानत के बाद जो PTI वकला हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ पर और उनका यही कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी हमने यही मौक़िफ़ उठाया था, ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो हमें रिलीफ नहीं दिया और हमारी जमानतें जो है वो मुस्तरद की और साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी दी, जिससे जो मुद्दई थे उनको नुकसान हुआ। अब चूंकि सलमान सफदर मुख्तसर उन्होंने दलाइल दिए थे, उनकी जमानतें बानी PTI की मंजूर की गई हैं। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी थे वो बार बार ये इस्तदा कर रहे थे कि ये जमानत की दरखास्तें जो है वो मुस्तरद की जाए, ये मंजूर ना की जाए। ताहम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है ये जमानतें मंजूर की हैं। दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ने ये भी पूछा कि बानी PTI के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। जुल्फकार नकवी जो कि प्रोसिक्यूटर थे, उनका कहना था कि 3 गवाहान के बयानात बतौर सबूत पेश किए गए हैं और बानी PTI का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरिट पर जाएंगे तो सलमान सफदर भी बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। चीफ जस्टिस ने साथ साथ ये भी रिमार्क्स दिए कि मेरा काम आपको मुतनब्बा करना था, बाकी आप जैसे बेहतर समझे। इस दौरान एजाज चौधरी जी जो जमानत सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई थी, ताहम बाद में ट्रायल कोर्ट से उन्हें सजा हुई थी, उनका भी हवाला दिया गया। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने पूछा कि एजाज चौधरी पर इल्जामात मौका पर मौजूदगी और साजिश के थे, ताहम दूसरे जज जो जस्टिस हसन नजर रिजवी हैं उनका कहना था कि क्या एजाज चौधरी 9 मई के मौका पर मौजूद थे, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी के मौका पर मौजूदगी के हवाले से वाज़ेह जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि आप प्रोसिक्यूटर हैं और आपको बुनियादी बात का ही इल्म नहीं। यहाँ ये नुक्ता अहम था और उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोसिक्यूटर थे वो 2-3 सवालों के जवाब जब ना दे सके तो चीफ जस्टिस ने मौका दिया सलमान सफदर को और उनका मुख्तसर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने ये जमानतें मंजूर की और साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि बानी PTI के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 3 गवाहान के बयानात बतौर सबूत पेश किए गए हैं और बानी PTI का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो है नजर आई है वो ये थी कि जो सलमान सफदर हैं उन्होंने अपने दलाइल में जब अदालत को आगाह किया कि जो 8 केसेस हैं उनमें 5 में बानी PTI मुलजमी नामजद नहीं है और जो 8 केस हैं उनका अभी तक चालान ही पेश नहीं हुआ। बात यहाँ पर पहुंची ही थी तो उस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बस हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और तमाम 8 जमानतें मंजूर की गई हैं। जी अच्छा हुसैन, ये बताइएगा इन 8 केसेस में मुकदमात में जमानत की जो दरखास्तें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं, क्या इन केसेस के अलावा कोई और केस है जिसकी समाअत होना भी बाकी है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हद तक तो 9 मई का जो 8 केसेस थे उनकी हद तक ही समाअत थी। ताहम इन जमानतों की मंजूरी के बावजूद चूंकि बानी पीटीआई बाहर इसलिए नहीं आ सकेंगे क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें जो है वो सजा हो चुकी है और अभी उनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई है और ना ही उनकी अपील अभी मुकर्रर हो रही है और ना ही उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्तें अभी मुकर्रर हो रही हैं। लिहाजा जब तक 190 मिलियन केस में सजा मुअत्तल नहीं होती तब तक जो है वो जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा तोशा खाना 2 केस जो है वो भी चल रहा है, उसका भी ट्रायल जो है वो इस वक्त जारी है और उसमें भी बानी पीटीआई ने बरियत की दरखास्तें हाई कोर्ट में दायर की थी, जो कि बरियत की दरखास्तें स्पेशल जज सेंट्रल ने मुस्तरद कर दी थी। तो दूसरा वो केस भी इम्पोर्टेंट है जो कि इस वक्त चल रहा है। ताहम अगर इन तमाम केसेस में अगर देखा जाए तो 9 मई का जो केस था वो सबसे अहम केस था, जो कि 2 साल से ये केस चल रहा था। मुख्तलिफ अदालतों से ये होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचा और अब इस केस को जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये हतमी तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी ट्रायल तो चूंकि ना शुरू हुआ है ना ही मुकम्मल हुआ है। उसकी वजह यह है कि अभी इस केस में चालान ही नहीं आया। यही चीजें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी उस पर भी सवालात उठाए हैं और ना सिर्फ जमानतें मंजूर की हैं बल्कि ये कहा है कि जो ट्रायल है वो 4 माह में मुकम्मल करने का कह देंगे। ताहम जो तहरीरी हुक्मनामा आएगा उसमें जो ट्रायल है ATC का उस हवाले से भी जो है वो अदालत अपने ऑर्डर में लिखेगी। ताहम बड़ा रिलीफ जो है वो ये मिला है क्योंकि ये 2 साल से ये केसेस चल रही थी। जी, सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये अहकामात जारी किए, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सदीकी भी शामिल थे। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो गई हैं। बानी पीटीआई ने 8 केसेस में जमानत के लिए रुजू किया, ऐसा कहना था वकील सलमान सफदर का। वकील सलमान सफदर ने दलाइल के दौरान यह भी कहा कि 5 मुकदमात में बानी पीटीआई नामजद ही नहीं थे। हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की हद तक दलाइल ना दें उस पर हम कायल हो चुके हैं, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का। उन्होंने मजीद यह भी कहा कि शरीक मुल्जिमान के साथ जमानत के तसलसल के असूल पर दलाइल दें। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सदीकी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्तें जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की है। इससे कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई थी और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था। कल जब इस केस की समाअत हो रही थी तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने अदालत को कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये जो समाअत है उसको 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दें, लेकिन समाअत आज तक के लिए मुलतवी की गई थी। मजीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन, बताइए इस केस के मुतालिक और ये जो 8 दरखास्तें थी इनके मुतालिक। हुसैन, अब तक आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी हुसैन, बताइए ये जो 8 दरखास्तें थी इनके बारे में। जी देखें, बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक जो 8 जमानत की दरखास्तें जो कि मुस्तरद की गई थी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और 9 मई की जो 8 जमानतें हैं वो अपीलों की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में आज ज़ेर समाअत थी। गुज़श्ता रोज भी इस केस की आम समाअत हुई थी, ताहम स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की अदम दस्तयाबी के बायस गुज़श्ता रोज कोई पेशरफ्त न हुई थी। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज किया तो आगाज पर ही चीफ जस्टिस ने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन रोस्टम पर बुलाया और बानी पीटीआई के वकला सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा को कहा कि आप अपनी निशिस्तों पर तशरीफ रखें, हम आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर को तफसील से सुनेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बार बार इस्तदा की कि बानी पीटीआई जो है वो मरकजी किरदार है 9 मई के केसेस में, लिहाजा उनकी जमानत नहीं बनती। दौरान समाअत जो साबिक सेनेटर इजाज चौधरी हैं उनकी जमानत का भी बार बार हवाला किया गया। बेंच ने 2-3 बार उनसे ये सवालात किए कि उसी 9 मई के केस में सेनेटर इजाज चौधरी की सुप्रीम कोर्ट में जमानत मंजूर की थी। ताहम जो प्रोसिक्यूटर थे वो बार बार ये इस्तदा कर रहे थे कि बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की जाएं, वो मरकजी किरदार है। साथ साथ उनका यह भी कहना था
कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट है वो भी बानी पीटीआई ने नहीं दिया, लिहाजा उनकी जमानतें जो है वो मुस्तरद की जाए। ताहम इस दौरान जो सलमान सफदर थे उनको अदालत ने नहीं सुना। पहले तफसील के साथ जो है प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी को सुना और जुल्फकार नकवी से जो है वो मुखातिब होकर चीफ जस्टिस ने कहा कि जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मेरिट्स पर नहीं देखेंगे। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हम जो मुकदमात हैं उनको आपको तफसील से सुनेंगे, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थे उस हवाले से आप बताएं कि जो ऑब्जर्वेशन आई हैं उस हवाले से आप क्या कहते हैं। जुल्फकार नकवी ने एजाज चौधरी की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के 2 साल बाद उनकी जमानत हुई थी और बानी पीटीआई की मुकदमात में गिरफ्तारी को 1 साल हुआ है, लिहाजा उनकी जमानत नहीं बनती। जो प्रोसिक्यूटर थे उनका मजीद कहना काफी थे, उनका नाम भी FIR में शामिल नहीं था। जो साबिक सेनेटर थे उनका बार बार जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि वो इस केस में शरीक। ठीक है हुसैन अहमद चौधरी, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी खबर देंगे आपको, DG ISPR का कहना है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी। ब्रसल्स में सुहेल वड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। सुहेल वड़ाइच की खबर छापने से पहले उनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है, इसमें मुलव्वस हर किरदार को जवाब देना होगा। 9 मई के जिम्मेदारान मास्टरमाइंड, सहूलतकार और करवाने वाले शामिल हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं, सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, जिस तरह से ये DG ISPR का बयान सामने आया है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई का जिक्र नहीं किया है, क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल, आज जो है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन F11 इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब थी जिसमें जो है वो DG ISPR जो है उन्होंने तालिब इल्मों से खिताब किया। तो जब वो खिताब करके अपनी गाड़ी में बैठने लगे थे तो हम मीडिया पर्सन ने जाकर उनसे जो है वो बातचीत की, जिस पर उन्होंने जो हमारे सवालों के जवाब दिए। और पहला सवाल मैंने ही उनसे पूछा था और पूछा कि जो सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम छपे हैं इस पर जो है वो आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि जो ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने उन्होंने बताया कि ना तहरीक इंसाफ का नाम लिया, ना इमरान खान का जिक्र किया और ना ही जो है उन्होंने इस मुतल्लिक कोई किसी किस्म को कोई इंटरव्यू दिया है। DG ISPR का ये कहना था कि अफसोस की बात है कि एक सीनियर सहाफी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने अपने जाती गेन के लिए, पर्सनल गेन के लिए जो है एक मन घड़त कहानी घड़ी है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो शिरकत की जिस फंक्शन के अंदर, उनका जो फंक्शन का होस्ट था उनके जरिए वो उस फंक्शन में पहुंचे और उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों के हमरा सुहेल वड़ाइच भी जो है उन्होंने उस फंक्शन में, ब्रसल्स के फंक्शन में शिरकत की। 9 मई के हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि हमारा पहले दिन से 9 मई के ऊपर एक ही मौक़िफ़ है कि इसके अंदर मुलव्वस से जो तमाम किरदार हैं उनको कानून के मुताबिक जवाब देना होगा। इसके 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और करवाने वाले तमाम लोग शामिल हैं। और जियो और जंग के खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक जो सहाफी हैं सुनैरा खान समा टेलीविजन से उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो मीडिया के इदारे हैं इनको समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है। ये जो उन्होंने बात की। और एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि एक शख्स जो कानूनी तौर पर जो है वो गलत हरकत करता है, इसे कानून के कटहरे में आना होगा, अपना जुर्म फेस करना होगा। ये बुनियादी जो है वो बातें हुई थी। लेकिन इसमें वादे तौर के ऊपर, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो अपना कॉलम जो लिखे हैं उसमें तो उन्होंने एक किस्म की पैगाम रसानी का जो है वो तासुर दिया कि किस तरीके से शायद अब वो फौज का या दुश्मन का जो पैगाम है वो इमरान खान तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज DG ISPR के से जब सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में न सिर्फ उनके जो कॉलम्स हैं उनकी तस्दीद की बल्कि उन्हें मन घड़त जो है कहानी करार दिया। सो लिहाजा जो गुज़िश्ता 3-4 रोज से जो क्या सराहियां हो रही थी, DG ISPR ने की जो मीडिया से वजाहत है उसने उनको जो है दी है। अब बुनियादी बात यही है कि 9 मई के हवाले से जो पाक फौज का पहले दिन से मौक़िफ़ था, पाक फौज उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि ये रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला है और ये रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है।
یہ فوج کا مقدمہ نہیں ہے، ریاست پاکستان کا مقدمہ ہے، اور اس کے جو 9 مئی کے تمام سہولتکار ہیں، ذمہ داران ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں یا اس کو کروانے والے ہیں، یہ تمام کے تمام کو جو ہے وہ قانون کے کٹارے کے اندر قانون کے مطابق جو کانسیکوینس ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا. جی اچھا، یعنی کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے سٹانس دیا، ذرا اس بارے میں ایک مرتبہ پھر بتائیے گا حسن. دیکھیے جی، ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے جو 9 مئی کے حوالے سے ایک بار پھر جو پاک فوج کا موقف ہے اس کو دہرایا ہے. انہوں نے کہا جی کہ پہلے دن سے پاک فوج کا ایک ہی ملوث ہے کہ اس میں ملوث ہر ایک کردار کو قانون کے مطابق جواب دینا ہوگا. جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، 9 مئی کے سہولتکار ہیں، اس کے ذمہ داران ہیں یا کروانے والے ہیں، ان تمام کے تمام جو کریکٹرز ہیں ان کو قانون کے مطابق کانسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے. اور کسی قسم کی مسالت جو ہے یہ اس وقت جو ہے اس کا جو سوال ہی ممکن نہیں ہے. یہ ریاست پاکستان کے اوپر 9 مئی حملہ ہے اور یہ پاک فوج کا مقدمہ نہیں بلکہ یہ ریاست پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. یہ بڑے واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پہلے کا جو پاک فوج کا موقف ہے اس کو دہرایا ہے کہ جس طریقے سے ایک منظم انداز میں، جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے دن جو ہے وہ ریاست پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو مسمار کیا گیا، جلاؤ گراؤ اور انتشار پھیلایا گیا. تو اس کے اوپر یعنی کسی قسم کی کوئی لچک جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فوج کی جانب سے جو ہے وہ نہیں ذکر کی گئی. لیکن سہیل وڑائی صاحب نے جس انداز میں اپنے لکھے، جس انداز میں پروجیکٹ کیا کہ جیسے انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ 1-1 نشست کی ہے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح کیا کہ وہ جو ایونٹ تھا اس میں سینکڑوں لوگ شریک تھے. انہوں نے کہا کہ سینکڑوں لوگوں نے جو آرمی چیف کے ساتھ تصاویر بنوائی. تو یہ وہی باتیں ہیں جو ہم گزشتہ کئی دنوں سے جو دی رپورٹرز پروگرام ہے اس کے اندر یہ کر رہے ہیں. اور یہ بات ایک دفعہ پھر واضح ہوگی کہ سہیل وڑائی صاحب نے ایک انفارچونیٹلی حقائق کے برعکس من گھڑت جو ہے وہ کہانی گھڑی ہے. جی اچھا حسن، 9 مئی کے حوالے سے تو ڈی جی آئی ایس پی نے بڑا کلیئر سٹانس دے دیا. اب یہ اس کالم کے چھپنے کے بعد جو قیاس آرائیاں جنم لے رہی تھیں، اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ آج کے بیان کے بعد وہ تمام قیاس آرائیاں دم توڑ دیں. جی بالکل، یہ قیاس آرائیاں کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے تو یعنی مبہم الفاظ میں انہوں نے جو ورڈز کی جگلنگ کی ہے سہیل وڑائی صاحب نے، جس انداز میں جو کالم لکھتے ہیں، یعنی ایک ایک لفظ کے جو ہے وہ کئی میننگز تھے. لیکن آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو موقف دیا ہے فوج پاکستان کا، وہ بڑا دو ٹوک اور واضح ہے. وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بالکل جو ہے وہ رد کر دیا ہے کہ کسی قسم کی مسالت کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تمام کی تمام باتیں غلط ہیں. کوئی پیغام جو ہے وہ بھجوانے کی جو کے حوالے سے جو کیا سرگیاں ہیں، یہ انہوں نے جس ادارے سے وابستہ ہے، یعنی سہیل وڑائی صاحب جیو جنگ گروپ جو ہے، اس حوالے سے جب سمیرا خان جو سما ٹیلی ویژن سے وابستہ ہے، انہوں نے سوال بھی پوچھا کہ کیا اس ادارے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی. تو اس کے اوپر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میڈیا کے اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ درست طرز نہیں ہے، یہ درست طرز صحافت نہیں ہے. تو یہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اور انہوں نے یہ ساری بات جو ہے وہ بیان بھی کر دی اور ایک پیغام جیو جنگ گروپ کو بھی دے دیا ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ادارے کے اندر ایڈیٹوریل بورڈز ہوتے ہیں. اچھا، اور اس پر انہوں نے یہ بھی بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا، نہ ہی کسی معافی کا بھی ذکر ہوا ہے. جی انہوں نے کہا کہ نہ معافی کا ذکر ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کا ذکر ہوا ہے، نہ عمران خان کا ذکر ہوا ہے، اور نہ ہی مسالت کا ذکر ہوا ہے. تو یعنی کیٹیگوریکلی یعنی انہوں نے 3-4 سوالوں میں ہر چیز کو مطلب بریفلی اینڈ کمپلیٹلی کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ یہ جو حالیہ 3-4 دنوں سے جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ تمام کی تمام جو ہے حقیقت کے برعکس ہیں، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ صحافی نے اپنے پرسنل گین کے لیے یہ سب جو ہے وہ کہانی گھڑی ہے. ٹھیک ہے حسن، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ذرا اس معاملے سے ناظرین کو آگاہ کرتے چلتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ برسلز میں آرمی چیف نے تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں کیا.
सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जाती फायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़ी। ब्रसल्स में सुहेल वड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। सुहेल वड़ाइच की खबर छापने से पहले उनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है, इसमें मुलव्वस हर किरदार को जवाब देना होगा। 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और करवाने वाले शामिल हैं। सहाफी ने सवाल किया कि जिस इदारे ने यह इंटरव्यू छापा, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? डीजी ISPR ने कहा, वाज़ेह अल्फाज में कहा, इदारों को समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए, ये मुनासिब नहीं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, कानूनी तौर पर जो गलत हरकत करता है उसे कटहरे में आना होगा। और सुहेल वड़ाइच के जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था, वहां सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनाई। आर्मी चीफ की तरफ से ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया, PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ और ना ही किसी माफी का जिक्र हुआ। आर्मी चीफ की तरफ से ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, डीजी ISPR ने कहा है कि वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि इदारों को समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है। सुहेल वड़ाइच के जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल का इवेंट था और वहां सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनाई। PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ, न ही किसी माफी का जिक्र हुआ। फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है, इसमें मुलव्वस हर किरदार को जवाब देना होगा। इसमें 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और कराने वाले शामिल हैं। हसन अयूब इस मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइए इस बारे में मजीद। जी, ये बिल्कुल जिस तरीके से आज एक तकरीब थी तलबा से, आपको मालूम है कि डीजी ISPR रेगुलरली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के दौरे कर रहे हैं। मार्का हक से पहले भी जो है वो ये दौरे कर रहे थे और मार्का हक के बाद भी। और आज जिस तरीके से ये तकरीब थी, जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने जो है वो जोशीले अंदाज में क्लैपिंग की, जब जिस तरीके से जो है वो उन्होंने वेलकम किया डीजी ISPR को और पाक फौज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, ये भी जो है वो एक अपनी मिसाल थी। लेकिन आज जो उसके बाद जब मीडिया से हमने जब गुफ्तगू के लिए हमने डीजी को जो है रोका, तो डीजी ISPR ने से जो मैंने पहला सवाल किया कि जो सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा है इस पर जो इदारे का क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ाइच साहब एक सीनियर जो है वो सहाफ़ी हैं, उन्होंने ज़ाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी है। सुहेल वड़ाइच साहब की जो उन्होंने ये कहा कि ब्रसल्स के अंदर जिस उन्होंने इवेंट के अंदर शिरकत की है, इस इवेंट के अंदर सैकड़ों लोग शरीक थे। और उन्होंने कहा कि गालिबन जो उस इवेंट के जो होस्ट थे उनकी तरफ से जो दावत दी गई सुहेल वड़ाइच साहब को शिरकत के लिए। और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ सैकड़ों लोगों ने तस्वीर भी खिंचवाई। और उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की कि किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया आर्मी चीफ की जानिब से, ना ही सुहेल वड़ाइच ने कोई इंटरव्यू किया है। हसन, सॉरी टू इंटरप्ट, जरा ये कहिएगा हसन, ये मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जो ये कॉलम छपा इससे तासुर क्या गया, अगर आप इस बारे में बता सकें तो। देखें, जो सुहेल वड़ाइच साहब ने 2 कॉलम्स जो है वो छापे हैं, उसमें उन्होंने ये इम्प्रेशन दिया है कि जिस तरीके से कि शायद उन्होंने आर्मी चीफ का इंटरव्यू किया है। उन्होंने कहा कि जो स्टार्ट करते हैं वो अपना कॉलम, वो कहते हैं कि पहले भी मुतअद्दिद मर्तबा जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात की, उन्होंने ख्वाहिश के पैगामात आर्मी चीफ को भिजवाए। फिर उन्होंने कहा कि एक मौके के ऊपर मेरा आर्मी चीफ से आमना सामना हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपके पैगामात मिल रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि शायद आप ब्रसल्स में उन्होंने कोई इंटरव्यू की नशिस्त की है, कोई सहाफ़ती नशिस्त उनकी हुई है आर्मी चीफ, यानी उन्होंने खुद को एक पैगाम रसा के तौर पर जाहिर किया अपने कॉलम्स में। उन्होंने ये जाहिर किया कि एक तो आर्मी चीफ का उन्होंने इंटरव्यू कर लिया है और दूसरा उन्होंने इंप्रेशन ये दिया कि उस इंटरव्यू के जरिए आर्मी चीफ ने शायद कोई जो पैगाम भिजवाया है फौज की जानिब से इमरान खान को। तो ये तासुर सारा का सारा गलत है। देखिए, मैं एक बात और बताऊं, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक पॉडकास्ट के अंदर भी ये कहा था कि जी अली मीन गंडापुर इमरान खान साहब के पास फौज का पैगाम ले गए, तो इमरान खान साहब ने आगे से जूती उतार दी। झूठ है, ये बात भी झूठ है, क्योंकि आज तक कि कभी भी कोई पैगाम
जो है वो पाक फौज की जानिब से। हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए इसी मामले पर बात करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सुहेल वड़ाइच के पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज DGISPR ने एक मरतबा फिर से 9 मई के हवाले से अपना स्टांस दिया है कि फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है, हर किरदार को जवाब देना होगा, जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और करवाने वालों को इसका जवाब देना होगा। सर, क्या कहेंगे आप? आई थिंक 9 मई के बारे में तो मिलिट्री का स्टांस पहले से क्लियर होना भी चाहिए। देखिए, अगर इस तरीके से अगर स्टेट सर आज इंडोर्स कर दिया ना उन्होंने। जी, तो वही मैं कह रहा था कि 9 मई के हवाले से तो मिलिट्री का डे 1 से स्टांस क्लियर है कि ये स्टेट के ऊपर असॉल्ट था, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और जो जिम्मेदारान है वो कानून के कटहरे में लाए जाएंगे और अपना केस लड़ें और जो भी अदालतें फैसला करती हैं। तो बाकी आपने देखा है कि पिछले 1.5-2 साल से किस तरीके से खबरों को ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है और पॉलिटिकल पार्टी जो अपने मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करती है। तो अभी भी जो ओवरसीज के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, उसमें इस तरह की कोई बातचीत हुई भी नहीं है। और अगर इसको आई थिंक साउकस बाग से हट के लोग पॉलिटिकल इसमें मायने लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ज़रूरी था, जो DGISPR ने क्लियर कर दी है कि जो भी पाकिस्तान का कानून है उस हिसाब से होगा। और मेरे ख्याल में 9 मई के ऊपर भी बहस बंद होनी चाहिए। कुछ सजाएं हो चुकी हैं, कुछ जो है होनी है, बिकॉज इट वाज अ वेरी क्लियर असॉल्ट ऑन द स्टेट। एक ऑलमोस्ट आप कह लें कि खुदा ना खास्ता एक रिवोल्ट की कोशिश थी, एक बगावत की कोशिश थी जो अल्लाह ने करम किया। और आपने देखा उसके बाद पाकिस्तान के हालात कितने स्टेबल हुए हैं, बिकॉज इस पार्टी ने जितना क्योस किया है और जिस तरीके से उन्होंने तालिबान को ला के सेटल किया। तो मेरे ख्याल में 9 मई पे डे 1 से आर्मी इज क्लियर कि इट शुड बी द लॉ ऑफ द लैंड जो इसको गवर्न करेगा। अच्छा सर, अब ये मामला सुहेल वड़ाइच ने जो 2 कॉलम्स लिखे और उसमें जो तासुर दिया गया, एक तो ये कि उन्होंने आर्मी चीफ का वहां पर इंटरव्यू किया, बल्कि वो तो सिर्फ एक मुलाकात थी ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलने की। दूसरा, उन्होंने अपने आप को ये पोर्ट्रे किया कि वो शायद कोई पैगाम रसानी का जो है वो किरदार, पैगाम रसा का किरदार अदा कर रहे हैं। सर, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? दैट इज अनफॉर्चुनेट। फिर ये देखें भी सहाफत में एक जिम्मेदारी भी होती है कि आप जो है जब कमिट करते हैं तो चीज़ को देख के करें। और अगर फिर आगे से इसको लेके पॉलिटिकल माइलेज लिया तो फिर इसमें कोई डिजाइन भी हो सकता है। लेकिन अच्छा है कि उन्होंने क्लियर कर दिया DGISPR की तरफ ऑफिशियल आई थिंक जो स्टेटमेंट है, वी शुड स्टिक विद दैट कि पाकिस्तान में जो लॉ है अपना ड्यू कोर्स फॉलो करेगा और 9 मई के जो जिम्मेदारान है उनको सजा मिलेगी या मिल चुकी है, और जो जैसे क्लियर थे उनको बरी किया गया। तो उसमें आई थिंक कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसमें ना कोई कंसेशन की जरूरत है और ना आई थिंक इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद है? जी मैं साथ हूं आपके। जी हसन, जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे सुहेल वड़ाइच के कॉलम से जो तासुर गया उसके हवाले से, आपके ख्याल में ये जो भी हुआ सहाफती इक़दारों के कितना मुनाफी है? ये देखिए, ये तो बहुत अनएथिकल है क्योंकि ये सहाफती नशिश नहीं थी। जो मेरे वहां पर जो शरीक लोग थे यानी ब्रसल्स के अंदर जिन्होंने इवेंट के अंदर मौजूद थे, वो वहां पर मेरी उनसे बातचीत हुई क्योंकि मुझे भी दावत थी इस इवेंट में शिरकत की, लेकिन समहाउ मेरे पास वीजा नहीं था और मैं छुट्टियों पर भी था तो मैं नहीं जा सका। क्योंकि मैं लंदन के अंदर मौजूद था। इट वाज ओनली शॉर्ट ट्रिप। अगर मैं वहां अगर जाना चाहता तो जा भी सकता था, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने जो अपनी तहरीरों के अंदर ना मुबालगा किया है, वो तासुर देने की कोशिश की है कि एक कि इमरान खान साहब अहम है और दूसरा उनके जरिए एस्टैब्लिशमेंट उनको पैगाम दे रही है। ये देखें, हकीकत से बिल्कुल बरक्स उन्होंने बात तहरीर की अपने जो है उसके अंदर कॉलम्स के अंदर। और जो इमरान खान साहब हैं, देखिए उनको 9 मई के ऊपर जो माफी का ऑप्शन था वो या एडिशन साहब को, वो तो DGISPR ने 1 साल कबल जो है वो दिया था कि जो और कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस के ऊपर ये बेस है। बिल्कुल जी हसन, साथ ही रहिए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर शीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमर शीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। एक तो ये जो मामला हुआ कॉलम्स का, इसकी फौरन तरदीद आ गई DGISPR की जानिब से, और दूसरा ये कि 9 मई के हवाले से स्टैंस एक मरतबा फिर से बड़ा क्लियर कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्रसल्स में आर्मी चीफ की जो स्पीच थी, मैं भी वहां मौजूद था और मैं आपको बता सकता हूं कि जिस आर्मी चीफ को वेलकम किया गया बड़े रेड कार्पेट में और बड़े अच्छे अंदाज से, वहां पे हर बंदा आर्मी चीफ से मिलना चाहता था
اور منتظمین نے کہا کہ ہم کیونکہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے تو ہم لوگوں کو ملوائیں گے اور تصویریں بنائیں گے. تو جس طرح سہیل وڑائچ صاحب کی ایک تصویر آئی اسی طرح وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کی تصویریں آئیں. سو یہ کوئی اسپیسیفک ایونٹ, وہ کسی ان کو اسپیسیفک ٹائم نہیں دیا گیا. یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی بندہ بھی آرمی چیف کو ملے اور اپنی کتاب پیش کرے, کوئی چیز دینا چاہے تو جو 30 منٹ 1 منٹ کی زیادہ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو کچھ انہوں نے سنا وہاں پہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی اپنے آرٹیکل میں کوشش کی. تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیپریٹ انٹرویو نہیں, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ سینکڑوں لوگ تھے, کوئی کسی کی اسپیسیفک ملاقات نہیں تھی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری ظاہری بات ہے کہ آرمی چیف نے جو ڈی جی ایس پی آر نے جو بات کی ہے کہ وہاں پہ جو یہ جس طرح آرٹیکل لکھا گیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہری بات ہے ان کے ادارے کو اس پہ دیکھنا چاہیے اور ان کے ادارے کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اور یہ کریڈیبلٹی آف جرنلسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے انٹرویو لیا نہیں ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے انٹرویو لیا اور یہ سارا کچھ کیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر قمر شیما صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. حسن ایوب, آپ کا بھی شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں ARY نیوز.